एक 16 साल का लड़का जिसने सरकार को करोड़ों का चूना लगाया और हर बार बच निकला। 1969 FBI एजेंट कार्ल हेनरेटी फ्रांस की एक जेल में एक कैदी से मिलने आता है। इस कैदी का नाम है फ्रैंक एबिगनेल। दरअसल कार्ल उसे अमेरिका ले जाना चाहता है क्योंकि वो एक अमेरिकन अपराधी है जिसे फ्रांस में पकड़ा गया था। तभी फ्रैंक की तबीयत अचानक से खराब होने लगी, इसीलिए उसे बाहर निकालकर मेडिकल रूम में लाया गया। ऑफिसर्स कहते हैं कि डॉक्टर सुबह आएगा, लेकिन कार्ल उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहता था। तभी अचानक सबकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है जो खुला हुआ था और उन्हें पता चला कि फ्रैंक वहां से भाग गया है। हालांकि वो अब भी जेल के अंदर है और पकड़ा जाता है। फ्रैंक वहीं जमीन पर लेट गया और कार्ल से कहता है चलो अब घर चलते हैं। और यहीं से कहानी 6 साल पीछे चली जाती है, जहां न्यूयॉर्क के एक टाउन न्यू रोशेल को दिखाया जाता है। यहाँ के एक क्लब ने फ्रैंक के पिता को लाइफ टाइम मेंबर का अवार्ड दिया है। फ्रैंक के पिता क्लब के प्रेसिडेंट जैक बार्न्स को धन्यवाद करते हैं और अपने भाषण के दौरान एक उदाहरण देते हैं। 2 चूहे दही की बाल्टी में गिर गए, एक ने हार मान ली और डूबकर मर गया, लेकिन दूसरे चूहे ने दही को मथकर मक्खन बना दिया और उसी के सहारे बाहर निकल आया। फ्रैंक के पिता कहते हैं कि दूसरा चूहा वो खुद है और ये सुनकर सभी खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाने लगे। शाम के समय फ्रैंक और उसका परिवार खुशी खुशी घर में डांस कर रहे होते हैं। उसके पिता बताते हैं कि वो फ्रैंक की माँ से फ्रांस के एक छोटे से गांव में मिले थे। इन खुशहाल पलों के बीच फ्रैंक अपने माता पिता को साथ में हंसते और नाचते हुए देखता है और ये सब देखकर उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है। अगली सुबह उसके पिता उसे जल्दी उठाते हैं और अपना ड्राइवर बनाकर उसे मैनहट्टन बैंक तक ले जाते हैं। फ्रैंक कुछ समझ नहीं पाता। वो पूछता है कि ये सब किस लिए। फ्रैंक के पिता उससे पूछते हैं कि इंडियंस हमेशा क्रिकेट मैच क्यों जीतते हैं। फ्रैंक कहता है तेंदुलकर की वजह से। उसके पिता कहते हैं नहीं, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि बाकी सबका ध्यान उनकी खूबसूरत यूनिफॉर्म पर होता है। दरअसल वो उसे ये बताना चाहते हैं कि ये दुनिया दिखावे के ऊपर चलती है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व ही आपके भविष्य के दरवाजे खोलते हैं। और तभी बैंक का मैनेजर उनके लिए खुद दरवाजा खोलता है। फ्रैंक के पिता बैंक से अपना कर्जा चुकाने के लिए लोन लेने आते हैं। दरअसल वो एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे जिन्हें बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा, पर बैंक उन्हें लोन देने से मना कर देती है और उनका सारा कारोबार ठप हो जाता है। उनका घर, उनकी गाड़ी उनसे छीन ली जाती है। परिवार का बहुत बुरा हाल था। अब सभी एक छोटे से मकान में रहने लगे। फ्रैंक के पिता पूछते हैं कि उसकी माँ कहाँ है। फ्रैंक बताता है कि वो शायद जॉब ढूंढने गए हैं। उसके पिता ने उसके नाम से एक बैंक अकाउंट खोला जिसमें $25 हैं क्योंकि आज फ्रैंक का 16वां जन्मदिन है। अब फ्रैंक भी पहले से सस्ते स्कूल में जाने लगा। स्कूल के पहले दिन ही एक लड़का उसके साथ बदतमीजी करता है। क्लास में पहुंचते ही फ्रैंक एक टीचर होने का दिखावा करता है। वो इतना आत्मविश्वास के साथ ये नाटक करता है कि सब उसे सच में उनका टीचर मान लेते हैं और फ्रैंक उस लड़के को सबक सिखाता है। एक हफ्ते बाद फ्रैंक के माता पिता को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। पूरे हफ्ते फ्रैंक ने टीचर होने का दिखावा किया और पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी रखी। ये बात उसके माता पिता को पता चली। फ्रैंक की माँ उससे गुस्सा होती है, पर उसके पिता अंदर ही अंदर उन्हें गर्व होता है और वो मुस्कुरा देते हैं। एक दिन फ्रैंक स्कूल से घर वापस आया और देखा कि उसके घर जैक बार्न्स आया है जो उसी क्लब का प्रेसिडेंट था। फ्रैंक की माँ उसे देखकर घबरा जाती है। जैक वहाँ से जाने लगा। तभी फ्रैंक की नजर एक चीज पर पड़ी। वो जैक का प्रेसिडेंट पिन था जो सोफे पर पड़ा था। फ्रैंक समझ जाता है कि उसकी माँ उसके पिता के साथ धोखा कर रही है। उसकी माँ मना करती है कि अपने पिता को कुछ मत बताना। अगले दिन जब वो घर आया तो एक अनजान आदमी को घर में देखा और गुस्सा करता है, पर वो आदमी एक वकील था और फ्रैंक को अंदर आने के लिए कहता है। फ्रैंक के कुछ समझ नहीं आता। अंदर सभी उसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल फ्रैंक के माता पिता अब तलाक लेने जा रहे थे। फ्रैंक को जब ये पता चला तो उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई। अब सभी फ्रैंक की मर्जी जानना चाहते हैं कि वह किसके साथ रहेगा। उसे बस एक नाम लिखना था, अपने माता या पिता का। पिता का पैसा और इज्जत जाते ही उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। फ्रैंक को इतना बड़ा झटका लगा कि वो इस बारे में सोच भी नहीं पाया और अपने घर से भाग गया। तभी वर्तमान समय में फ्रैंक को दिखाया जाता है जो एक होटल के रूम में बंदी है। वो अपने पिता को कॉल करना चाहता है पर कार्ल मना कर देता है। घर से भागने के बाद फ्रैंक दर बदर की ठोकरें खाता है क्योंकि कहीं रहने के लिए अब उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसके दिमाग में एक चाल सूझी। उसने बैंक के चेक पर लिखी डेट बदलकर उसे कैश करवाना चाहा, पर कोई भी बैंक फ्रैंक के झांसे में नहीं आया। जैसे ही बैंक ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, उसने देखा कि एक पायलट गाड़ी से बाहर निकला जिसकी यूनिफॉर्म देखकर सभी उसकी बहुत इज्जत कर रहे थे। फ्रैंक का दिमाग फिर से चला। इस बार उसने और भी चालाकी से काम लिया। वह एक नकली छात्र बनकर पैन एम एयरलाइन के चीफ का इंटरव्यू लेने जाता है और पायलट के विषय में सारी जरूरी जानकारियां हासिल कर लेता है। फिर उसी एयरलाइंस में कॉल करता है और कहता है कि वह एक पायलट है जिसने अपना यूनिफॉर्म धोने के लिए दिया था पर वो खो गई। एयरलाइंस उसे नई यूनिफॉर्म देती है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रास्तों पर चलता है। चाल ये थी कि आत्मविश्वास ही चाबी है और दिखावे पर दुनिया कायम है। अब बैंक उसे चेक के बदले पैसे देने लगा क्योंकि उसके आत्मविश्वास ने उसे सच में एक पायलट बना दिया था। इस बार वो प्लेन का एक मॉडल लेता है, उसे काफी देर तक पानी के अंदर रखता
है और उस प्लेन का स्टिकर निकालकर नकली चेक पर लगा देता है। ये काम वो इतनी बारीकी से करता है कि चेक सच में असली लगने लगा। उसे पता है कि किस तरह के इंसान को अपनी चाल में फंसाना है। वो एक खूबसूरत कैशियर के पास जाता है, उसे चेक देता है और कहता है कि उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। लड़की मुस्कुराने लगती है। अब वो एयरलाइंस के नाम के और भी चेक बड़ी चालाकी से बनाने लगा। चेक को कैश करते हुए उसे एक और बात पता चली कि एयरलाइंस खुद भी पायलट्स के चेक कैश करती है। फ्रैंक एयरलाइंस में जाता है और चेक कैश कराता है। कैशियर उससे पूछती है, क्या आप ही वो पायलट हो जो मियामी के लिए निकलेंगे? फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, हाँ, दरअसल कोई पायलट मियामी के जहाज पर लिफ्ट लेकर जाने वाला था, पर अब फ्रैंक उसकी जगह बैठ जाता है। उसने फ्री में उड़ान का मजा लिया। वो अपने पिता को हमेशा चिट्ठियां लिखता है और बताता है कि वो अब एक पायलट बन चुका है। अगली बार फ्रैंक जब कैश करने जाता है तब उसे एक मशीन के बारे में पता चला जो चेक पर अकाउंट नंबर छापने के काम आती है। फ्रैंक एक नीलामी में जाता है और वैसे ही एक पुरानी मशीन को खरीद लेता है। फ्रैंक इतना पैसा उड़ा चुका था कि अब FBI की नजर उस पर पड़ने लगी। FBI एजेंट कार्ल हेनरेटी को इसकी भनक लग गई और वो छानबीन करने लगा। फ्रैंक अपने पिता को एक शानदार होटल में खाने पर बुलाता है और उन्हें एक कार गिफ्ट करता है, पर उसके पिता मना कर देते हैं क्योंकि सरकार की नजर उन पर होती है। फ्रैंक अपनी माँ के बारे में पूछता है, पर उसके पिता कहते हैं कि मैं उसे दोबारा पालूंगा, वो बहुत जिद्दी औरत है। दोनों ने उसके पायलट बनने के नाम जाम पिया। फ्रैंक ने उन्हें बताया कि अब वो हॉलीवुड जा रहा है। तभी उसके पिता ने पास आकर कहा कि बाकी सब उल्लू के पट्टे हैं। फर्जी चेक को ट्रेस करते हुए काल भी हॉलीवुड पहुंच जाता है। वो उस होटल में जाता है जहां से ये चेक बैंक को भेजे गए। काल एक और चेक लेकर जाने लगता है। तभी मैनेजर बोलता है, अच्छा हुआ कि आपने मेरे ग्राहक को परेशान नहीं किया। काल वहीं रुक गया। उसे पता चला कि वो ठग अभी भी यहीं रुका हुआ है, रूम नंबर 201 में। वो अपनी गन लेकर 201 में जाता है। फ्रैंक उस समय बाथरूम में था। काल को बाथरूम में से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने फ्रैंक से बाहर निकलने को कहा। फ्रैंक पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना किसी डर के बाहर आया और सीक्रेट सर्विस ऑफिसर होने का ढोंग करने लगा और अपना नाम बैरी एलन बताया। काल उससे आईडी मांगता है। फ्रैंक उसे पूरा बटुआ दे देता है। जैसे ही काल आईडी निकालने वाला था, फ्रैंक ने उसका ध्यान बांटा और कहा, देखो मेरा साथी नीचे उस मुजरिम को ले जा रहा है। काल को भरोसा हो गया कि फ्रैंक सच में सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर है। फ्रैंक सबूत को ले जाने का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। काल चैन की सांस लेता है, पर तभी उसने बटुआ खोला और पाया कि अंदर केवल विज्ञापन के पर्चे भरे हुए थे। उसने खिड़की के बाहर देखा, तब तक फ्रैंक वहाँ से भाग चुका था। पर अब एक और समस्या आ गई। उसके नकली पायलट होने का अंदाजा एयरलाइंस को लग गया और ये खबर अखबार में भी छपी। लोग उसे आसमान का जेम्स बॉन्ड बुलाने लगे। आज क्रिसमस की रात है। काल अपने काम में उलझा हुआ था, तभी उसको एक फोन कॉल आया। वो फ्रैंक ने किया था। फ्रैंक ने काल से हॉलीवुड में हुई घटना के लिए माफी मांगी। फ्रैंक उसे बताता है कि वो होटल के 311 रूम नंबर में है, पर काल को लगता है ये भी इस ठग की चाल है। फ्रैंक फोन रखने ही वाला था, तभी काल हंसने लगता है। वो कहता है, तुमने सिर्फ माफी मांगने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि तुम्हारा अपना कोई है ही नहीं। फ्रैंक ये सुनकर चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है। फोन पटक देता है। अगले दिन फ्रैंक उस होटल से निकल जाता है। वो सच में रूम नंबर 311 में ही था। काल अभी भी बैरी एलन नाम पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी एक वेटर बताता है कि ये तो कॉमिक बुक के सुपर हीरो का नाम है। काल समझ गया कि वो बैरी एलन सिर्फ एक बच्चा था। उसने सभी घर से भागे हुए बच्चों की जांच शुरू करी। वो फ्रैंक की माँ के घर पहुंच गया, जो अब क्लब के प्रेसिडेंट जैक बार्न्स की पत्नी बन चुकी थी। वहाँ से काल को फ्रैंक की फोटो एल्बम मिली और उसे विश्वास हो गया कि यही वो लड़का है। फ्रैंक की माँ कहती है कि उसने कितने पैसे ठगे हैं, मैं दे देती हूँ। काल कहता है कि कुल मिलाकर 15 करोड़, और वो ये सुनकर दंग रह जाती है। अब फ्रैंक अटलांटा जॉर्जिया पहुंच जाता है, जहां कुछ नए दोस्तों के साथ वो पार्टी कर रहा होता है। उसके एक दोस्त को चोट आ जाती है तो वो हॉस्पिटल उसे देखने जाता है। वहाँ एक नर्स से मिलता है जिसका नाम ब्रेंडा है। वो बहुत ही सीधी लड़की है और फ्रैंक को पसंद करने लगती है। फ्रैंक अब नई चाल सोचता है और उसी अस्पताल में डॉक्टर बनने की सोचता है। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नकली सर्टिफिकेट और मार्कशीट बनाई और डॉक्टर के लिए अप्लाई कर दिया, पर वहाँ सिर्फ एक सुपरवाइजर की जरूरत थी। फ्रैंक उसे स्वीकार कर लेता है। समय के साथ ब्रेंडा और फ्रैंक एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी हॉस्पिटल में एक मरीज आता है, पर फ्रैंक उसकी हालत देखकर घबरा जाता है और किसी तरह वहाँ से निकलकर उल्टी कर देता है। फ्रैंक अब ब्रेंडा के परिवार से मिलने जाता है ताकि उनसे शादी की बात कर सके। ब्रेंडा के माता पिता उसे बहुत प्रभावित होते हैं। फ्रैंक बताता है कि वो डॉक्टर के साथ एक लॉयर भी है और अब यहाँ लॉ प्रैक्टिस करना चाहता है, पर ब्रेंडा के पिता को उस पर शक हुआ। वो सीधे फ्रैंक से पूछता है कि तुम इतने काबिल हो तो मेरी बेटी के साथ क्यों हो, मुझे सच बताओ। फ्रैंक घबरा जाता है, पर भावनाओं में बहकर बता देता है कि वो बस एक आम लड़का है जो आपकी बेटी से प्यार करता है। ब्रेंडा के पिता को लगता है कि फ्रैंक जज्बाती हो गया और वो कहते हैं कि हम जैसे लोग बिना प्यार के कुछ नहीं। फ्रैंक लुसियाना में कानूनी परीक्षा देता है और उसे पास कर लेता है ताकि कानून के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तभी वर्तमान समय दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक को हवाई जहाज से अमेरिका लाया जा रहा है। काल उससे पूछता है कि तुमने ये टेस्ट कैसे पास किया, और फ्रैंक बौखला जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने शादी के लिए उसके पिता को मना लिया। फ्रैंक अपने पिता से मिलने जाता है और उन्हें इस बारे में बताता है। तभी उसे पता चला कि उसकी मॉम अब जैक बार्न्स की पत्नी है। फ्रैंक ये सुनकर दंग रह गया और फैसला करता है कि अब वो सब कुछ छोड़ देगा, पर उसके पिता कहते हैं कि सरकार तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी, तुम ये सब नहीं छोड़ सकते।
सकते। इस बार फिर से क्रिसमस की रात फ्रैंक कार्ल को फोन करता है और कहता है कि वो सब कुछ खत्म करना चाहता है क्योंकि वो शादी कर रहा है, इसीलिए अब कार्ल उसका पीछा छोड़ दे। पर कार्ल कहता है कि तुम अब बच नहीं सकते। FBI अब डॉक्टर कॉनर्स के नाम पर शादी के समारोह ढूंढने लगती है क्योंकि यही फ्रैंक का नकली नाम था। शादी के दिन FBI वहीं पहुंच जाती है। फ्रैंक ब्रेंडा को सच्चाई बता देता है और कहता है 2 दिन में उसे मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर मिले, हम कहीं दूर जाकर घर बसा लेंगे। जब फ्रैंक 2 दिन बाद एयरपोर्ट पर जाता है तब उसे ब्रेंडा दिख जाती है, पर जब ध्यान से देखा गया तो उसके आसपास कई FBI एजेंट मौजूद थे। फ्रैंक वहां से लौट गया। अब वह देश के बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि हर जगह FBI थी। उसके बाद फ्रैंक ने कई यूनिवर्सिटीज को कॉल किया और बताया कि एयर होस्टेस की भर्ती जल्दी ही शुरू हो जाएगी। अगले दिन वो पायलट की यूनिफॉर्म में एयर होस्टेस बनाने के लिए लड़कियां चुनने जाता है। वो इंटरव्यू के बाद 8 लड़कियों को चुनता है और पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर इस एयरपोर्ट पर चला जाता है। कार्ल को खबर मिलती है कि एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी में कोई पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर बैठा है। FBI एजेंट वहीं चले जाते हैं, पर वो सिर्फ एक चाल थी। फ्रैंक पुलिस और FBI की नाक के नीचे से देश से बाहर निकल जाता है। 7 महीने बीत जाते हैं। कार्ल अपने सीनियर को कई चेक दिखाता है और बताता है कि ये अलग अलग देश में कैश कराए गए हैं और इस बार इनमें कोई गलती नहीं थी। मतलब फ्रैंक अब असली चेक छाप रहा था। कार्ल एक्सपर्ट्स के पास जाता है और पूछता है कि ऐसे चेक्स कहाँ बनाए जा सकते हैं। वो बताते हैं कि किसी प्रिंटिंग प्रेस में बहुत बड़ी मशीनों द्वारा ये काम संभव है। वो कई देशों के नाम लेते हैं जहाँ बंद पड़ी प्रिंटिंग प्रेस है। उन देशों में से एक फ्रांस भी था। कार्ल को याद आया कि जब जांच करने वो फ्रैंक की मॉम के घर गए थे तब उसने किसी गाँव का नाम लिया था जो फ्रांस में था, जहाँ उसके माता पिता पहली बार मिले। कार्ल उसी गाँव में पहुंच जाता है और फ्रैंक को ढूंढ लेता है। आज भी क्रिसमस की रात है। कार्ल बताता है कि बाहर पुलिस फोर्स खड़ी है और मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। फ्रैंक को भरोसा नहीं होता। वो सोचता है कि कार्ल उसके साथ खेल रहा है। तभी कार्ल कहता है अगर तुम मेरे बिना बाहर गए तो तुम मारे जाओगे। फ्रैंक को गिरफ्तार करके वो बाहर लाता है और तभी वहाँ फ्रांस की पुलिस फोर्स जमा हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानी वर्तमान समय में आती है जहाँ फ्रैंक अपने पिता से बात करना चाहता है। कार्ल उसे सच्चाई बता देता है कि रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। फ्रैंक टूट गया और बाथरूम जाता है, पर काफी देर हो गई। जब दरवाजा तोड़ा तो पता चला वो वहाँ से भाग गया। फ्रैंक सीधा अपनी मॉम के घर जाता है और देखता है कि वो अपने पति के साथ है और उनकी एक बेटी भी है। उसकी मॉम उसे पूरी तरह भूल चुकी है। वो पूरी तरह टूट गया। FBI और पुलिस दोबारा उसे पकड़ लेते हैं और 12 साल की जेल हो जाती है। क्रिसमस के दिन कार्ल उसे जेल में मिलने आता है और उसके हाल चाल पूछता है और कहता है कि वो एक चेक फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने कहीं जा रहा है। फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो चेक है। कार्ल उसे दिखाता है। फ्रैंक उसे देखते ही बता देता है कि ये चेक किसी बैंक के कर्मचारियों ने बनाया है क्योंकि उसको बनाने के लिए बैंक की एक मशीन का इस्तेमाल किया गया है। कार्ल ये सुनकर चौंक जाता है। अगली बार वो अपने सीनियर को साथ लाता है ताकि फ्रैंक की काबिलियत दिखा सके। सीनियर एजेंट फ्रैंक को एक चेक देता है। फ्रैंक उसे देखे बिना सिर्फ हाथ में लेकर ही बता देता है कि ये नकली चेक है। तभी सीनियर एजेंट उसे FBI की फाइनेंशियल क्राइम यूनिट में काम करने का ऑफर देता है। फ्रैंक मान लेता है, अब FBI की क्राइम यूनिट का हिस्सा है, पर फिर से बोर होने लगता है। उसने फिर एक नकली ID बनाया और पायलट बनकर घूमने जाने लगा। कार्ल उसके पीछे आता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम मंडे को वापस आ जाओगे। फ्रैंक उससे पूछता है ऐसा क्यों। कार्ल कहता है देखो अपने पीछे, अब तुम्हारा कोई भी पीछा नहीं कर रहा। कार्ल मंडे को फ्रैंक का वेट करता है। काफी देर हो जाती है। वो उम्मीद खोने लगता है। तभी एक इन्वेस्टिगेशन के बीच फ्रैंक अचानक से उसके सामने आ जाता है और उस अपराध को सॉल्व करने में उसकी मदद करता है और यहीं इस कहानी का अंत दिखाया जाता है। फ्रैंक ने आखिरकार कानून के साथ मिलकर कई ठगों को पकड़ा और अपनी समझदारी और अनुभव से कई बैंक और कंपनियों को चेक फ्रॉड से सुरक्षित किया। उसके बाद से कार्ल और फ्रैंक अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे।